राहुल गांधी का एक फैसला, मोदी सरकार हिलने लगी। क्या राहुल गांधी की काट खोज पाएगी बीजेपी? क्या अब ओबीसी एससी एसटी की काट खोज पाएगी बीजेपी? नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी की एक राय है कि अगर बीजेपी धर्म की खाल छोड़ दे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब ये कि वो किसी काम की नहीं रहेगी और जब भी बीजेपी फंसती है तो धर्म को आगे कर देती है या ऐसे मुद्दों को हवा देती है जिसका आज से कोई वास्ता नहीं है। जैसे औरंगजेब, 16वीं सदी का आदमी से आज के भारत से क्या लेना देना, लेकिन बीजेपी है तो मुमकिन है। पुराने गड़े मुर्दे निकालो और आज की महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था से छुटकारा पाइए। लेकिन इसकी काट के लिए विपक्ष ने एक नया राग अलापा है जो बीजेपी के लिए सिर दर्द पैदा कर रहा है और बीजेपी की थिंक टैंक इसको लेकर काफी परेशान है और ये हम नहीं, विश्लेषकों का कहना है। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट। जिस घमंड से बीजेपी 400 पार का नारा दिया था और सोच रही थी कि जीत होकर रहेगी, उसी बीजेपी के लिए संविधान, ओबीसी, एसटी काल बन गया और राहुल गांधी ने हर सभा में इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी की हालत खराब कर दी और आखिरकार बीजेपी 240 पर ही अटक गई। अब इस हथियार को कांग्रेस ने पकड़ लिया है और लगता है कि इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। अभी तो तेलंगाना से बीजेपी को संदेश दिया कि अब इस संदेश से बीजेपी की सांसें अटक गई हैं और पीएम की कुर्सी हिलने लगी है। जी हां, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 24% से बढ़ाकर 43% कर दिया है और इस बात का ऐलान खुद ट्विटर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया और कहा कि राज्य में शिक्षा, नौकरी और रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी आबादी को 42% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि तेलंगाना विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के रूप में पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि हमारे लोगों के सबसे वैज्ञानिक, कठोर और अथक प्रयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी 56.36% है। हम अब शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इस समूह के लिए 42% आरक्षण तय करने का संकल्प ले रहे हैं। इतिहास के सभी पक्ष पर रहे हैं और हम में से हर एक इस ऐतिहासिक कदम का चैंपियन बने। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस ने दक्षिण से बीजेपी के लिए बड़ा दांव खेल दिया है और अब इस दांव से मोदी शाह का सिंहासन हिलने लगा है। जानकारी देते चले कि चुनाव से पहले राहुल गांधी और कांग्रेस का एक स्टैंड है जिसमें वो संविधान और ओबीसी को लेकर अपनी बात हमेशा रखते हैं और कहते हैं कि भारत की जनसंख्या का जातिगत जनगणना होना चाहिए जिससे पता चले कि किस जाति की कितनी भागीदारी है और इसी भागीदारी से तय होगा कि किसको कितना आरक्षण और नौकरी मिलनी चाहिए। और इस ब्रह्मास्त्र को राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेंका है जिससे मोदी का सिंहासन डोलने लगा है। विश्लेषकों की राय है कि आने वाले समय में यह मुद्दा और बड़ा होता जाएगा और इससे पाटना मुश्किल हो जाएगा। इससे समझा जा सकता है कि कैसे राहुल गांधी के दांव से मोदी शाह परेशान हैं। आपने देखा होगा कि आरएसएस और बीजेपी हमेशा एक भारत की बात करती है, देश हिंदुओं का है, हिंदुओं की एकता की बात करती है और जाति में बंटने की बात नहीं करती है। इसलिए समय समय पर जाति और विभाजन को लेकर भाषण देते रहते हैं, लेकिन जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर बीजेपी को सांप सूंघ गया है और इसी को बीजेपी पर राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। हम यहां पर राहुल गांधी का आरक्षण को लेकर दिया गया भाषण सुनवाते हैं, आप सुनिए। एक तरफ से बंद नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने चक्रव्यूह की बात की थी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली। चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह है, मतलब वो लोटस फॉर्मेशन है। अभिमन्यु को लोटस फॉर्मेशन ने मारा था। नॉर्मली उसको चक्रव्यूह कहा जाता है, वो पद्मव्यूह है। पद्म लोटस के शेप में है और उसको भी 6 लोग चलाते थे। आज भी वही चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, उसी को 6 लोग चला रहे हैं।
और जो भी रास्ते थे, 90% के जो भी रास्ते थे, एक के बाद एक सिस्टमैटिकली बंद किए जा रहे हैं। हिस्ट्री बदली जा रही है। आप अगर आज किसी आरएसएस के वाइस चांसलर से पूछो, भाई हिंदुस्तान में अनटचेबिलिटी जैसी चीज थी, वो आपको कहेगा कभी नहीं थी। रोहित वेमुला कुछ भी कह ले, उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई नहीं। तो एजुकेशन का रास्ता बंद, इंडस्ट्री का रास्ता बंद। इंडस्ट्री में देख लीजिए, 250 सबसे बड़े बिजनेसमैन निकाल लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, और मुझे बताइए उस लिस्ट में दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? एक भी नहीं। मैंने चेक किया, एक नहीं है उसमें। मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी, अंबानी, इन सब कंपनीज की मैनेजमेंट लिस्ट निकालिए। सीईओ को छोड़ दीजिए, ओनरशिप छोड़ दीजिए, मैनेजर्स निकालिए और मुझे दिखाइए सीनियर मैनेजमेंट में जिनकी मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 15 लाख वाली सैलरीज होती हैं, उसमें मुझे नाम दिखा दीजिए। एक नाम दलित का दिखा दीजिए, एक आदिवासी का दिखा दीजिए, एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा। मीडिया की बात की मैंने, इनसे पूछिए, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, 90% में से इनको एक नहीं, आपको एक नहीं मिलेगा। और फिर 24 घंटा मीडिया में ग्रोथ की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सुपर पावर बनने की बात होती है, और 90% है ही नहीं कहीं। हाईकोर्ट देख लीजिए, जुडिशरी देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज देख लीजिए। अच्छा, मैंने लिस्ट निकाली आरएसएस के जो नॉमिनेटेड लोग हैं, हजारों लोग हैं उसमें, जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो डालते हैं, संस्थाओं में डालते हैं, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा ही मिलेगा। तो 90% के लिए सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। अग्निवीर क्या है? लोग कहते हैं अग्निवीर जवानों के लिए स्कीम है। अग्निवीर हिंदुस्तान के 90% लोगों के हाथ से पेंशन छीनने का स्कीम है। पहले अगर एक युवा आर्मी में जाता था, जवान बनता था, तो देश उसे कहता था कि देखिए, आपने देश को अपनी जिंदगी दी है, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, हम आपको पेंशन देंगे, कैंटीन देंगे, और अगर आपको कुछ हुआ, अगर आप शहीद हुए, तो हम आपको कॉम्पेंसेशन और शहीद का दर्जा देंगे। यह कमिटमेंट था हिंदुस्तान की सरकार का, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हैं। अग्निवीर किया, नाम बहुत सुंदर दिया, अग्निवीर, मगर अग्निवीर की सच्चाई क्या है? आपने हिंदुस्तान के जवान से पेंशन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पेंसेशन छीन ली, कैंटीन छीन ली और रिस्पेक्ट छीन ली, और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं लगेगा। आप सोचते हो कि उसमें इतनी भी अकल नहीं है कि वो ये बात को समझ जाए। आप जाइए रिक्रूटमेंट सेंटर में, जाइए, सब खाली पड़े हुए हैं, कोई जाना नहीं चाहता। क्यों जाए? दो तरीके के आपने जवान बना दिए हैं। एक को आप पेंशन दे रहे हो, शहीद का दर्जा दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और उसी के साथ दूसरा जवान खड़ा है, उसका आपने नाम बदल दिया,
उसको आपने अग्निवीर कह दिया, उसकी आपने पेंशन छीन ली, उसकी रिस्पेक्ट छीन ली, उसकी कैंटीन छीन ली, शहीद का दर्जा छीन लिया, कॉम्पनसेशन छीन लिया, और आप हिंदुस्तान को कह रहे हो देखो भैया हम बड़े देशभक्त हैं। मगर यह बात समझ आती है लोगों को। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, पूरा का पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। पहले उसमें रिजर्वेशन थी, अब पब्लिक सेक्टर गायब। एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रहा है। सक्सेसफुल पब्लिक सेक्टर यूनिट जो चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से कंपीट कर रहा है, पैसे बना रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं। उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहना चाहिए, उसको डी रिजर्वेशन कहना चाहिए कि आपने उसको वहां से रिजर्वेशन हटा दिया, डी रिजर्व कर दिया और आपने रिजर्वेशन हटा दी। तो अब सवाल उठता है कि सालों से आरएसएस और बीजेपी ये काम कर रहे हैं और फाउंडेशन यही है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लड़ाई इसकी है, स्ट्रैटेजी ये है। मगर आगे क्या करना है? अगर हम कहें कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, तो फिर अगला पूछेगा भाई हां ठीक है, मगर कैसे? एक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की? तो दो तीन सिंपल से एक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, रिजर्वेशन की जो दीवार है 50% वाली, इसको तोड़कर हटाने का। क्योंकि आबादी 90% है और जब मैं हिंदुस्तान की सरकार को देखता हूं जो हिंदुस्तान के पूरे बजट को चलाता है, 90 आईएएस ऑफिसर्स इसको चलाते हैं। हिंदुस्तान के बजट का सारा पैसा, 100% पैसा ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। 90 में से 3 ओबीसी हैं। आपकी आबादी 50% कम से कम, 90 में से 3 आपके। दलितों की आबादी 15%, उनके भी 3। आदिवासियों की आबादी 8%, उनका 1। मगर उससे बात समझ नहीं आती, 90 और 3 में से बात समझ नहीं आती। बात फाइनेंस की जब बात होती है तब समझ आती है। आपकी आबादी 50%, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, और हिंदुस्तान के बजट में अगर हिंदुस्तान 100 रुपए खर्च करता है तो 5 रुपए का डिसीजन ओबीसी अफसर लेते हैं। आबादी 50% और फाइनेंशियल डिसीजन 5%। दलित 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय वो लेते हैं। और आदिवासी 8%, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो अगर आप 90% का पूरा फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर जोड़ दो तो 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 90% हिंदुस्तान लेता है। ₹6.10 100 रुपए में से 90% डिसाइड करता है। तो 2 चीजें तो बिल्कुल साफ है और मैंने पार्लियामेंट में कह दी है, और वो शुरुआत है। पहला कदम ये जो बैरियर है 50% का, इसको कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लोकसभा राज्यसभा में बदलेगा। और हम मतलब ऐसे वायदे नहीं करते हैं, आप जानते हो, जब हम कुछ कहते हैं हम करके दिखाते हैं। ये हमारा रेप्यूटेशन है। हमने कहा
कन्याकुमारी से शुरू होगी, कश्मीर में बंद होगा, खत्म होगी। कन्याकुमारी से कश्मीर गए। तो पहला स्टेप, ये जो फॉल्स सीलिंग, आर्टिफिशियल सीलिंग लगा रखी है, इसको हटाना है। और दूसरा स्टेप, जिसको मैं क्रांतिकारी स्टेप कहता हूं, जाति जनगणना, कि यह पता लगाना है कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। आज कोई नहीं जानता। मैं कह रहा हूं 50% है, मगर लीगली कोई नहीं जानता। अगर आप मेरे पास आए और आपने कहा नहीं 10% है, तो लीगली आप भी सही हो, मैं भी सही हूं। जाति जनगणना के बाद आप मुझे कह नहीं पाओगे कि भैया आप 10% हो। मैं कहूंगा नहीं भैया 10 नहीं है, 50 है।